नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। सही है, खैर मकदम करता हूं। सही है, आज मैं फिर इस साइटोजेनेटिक्स की कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए सही है मैं फिर से एक सेल डिवीजन के ऊपर आज बात करने वाला हूं। सही है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था ये माइटोसिस सेल डिवीजन क्या होता है। उससे पहले मैंने सेल साइकिल भी समझाया था आपको। सही है कि सेल साइकिल किस तरह से काम करता है। आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे माइटोसिस के बारे में। माइटोसिस को हिंदी में हम लोग समसूत्री विभाजन करते हैं। सही है, जैसे कि मैं आज दिखा रहा हूँ माइटोसिस को अगर कहा जाए तो हम लोग इसको समसूत्री विभाजन कहते हैं। सही है, समसूत्री विभाजन। आखिर समसूत्री विभाजन होता क्या है? सही है, पहले इसके ओवरऑल सही है मतलब हिंदी में देखा जाए तो इसको सूत्री विभाजन भी कहते हैं। सही है, सूत्री विभाजन भी कहते हैं। वैसे देखिएगा तो समसूत्री विभाजन भी कहते हैं। सही है, समसूत्री विभाजन भी कहते हैं। ठीक है, माइटोसिस को समसूत्री विभाजन भी कहते हैं, सूत्री विभाजन भी कहते हैं। सही है, वैसे इतिहास के बारे में इसको अगर समझा जाए, कोशिका विभाजन की जो अवस्था होती है जिसमें माइटोसिस आती है, मतलब इसको जो है खोजने वाले वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डिस्कवर्ड बाय, खोजा किसने? वाल्टर फ्लेमिंग भी कहा जाता। सही है, और वाल्टर फ्लेमिंग भी कहा जाता। सही है, ये इनकी कहानी मतलब लगभग देखा जाए तो 1879 ईस्वी में सही है वाल्टर फ्लेमिंग ने 1879 ईस्वी में मतलब इसको खोजा था। माइटोसिस डिवीजन को इन्होंने देखा था। सही है, और लगभग देखा जाए तो 1879 से लगभग 1882 ईस्वी तक मतलब इनके कार्यों पर लग गया। सही है, लगभग 1879 से लेकर 1882 ईस्वी तक ये इनके माइटोसिस के बारे में सर्च करते रहे। सही है, और पूरी तरह से एक डिस्क्रिप्टिव नोट बनाया। सही है, और इन्होंने नोट बनाकर ठीक है हम लोगों के बीच जो है माइटोसिस को लाया कि माइटोसिस सेल डिवीजन है क्या, ये बेसिकली। सही है, मैंने इसलिए दोनों डेट लिख दिया हूँ। सही है, एक 1879 में सही है इन्होंने देखा, 1879 में ही इनको पता लग गया। सही है कि कोशिका विभाजन की अवस्था होती है जिसको हम लोग माइटोसिस कहते हैं। सही है, और लगभग 1882 तक इन पर काम करते रहे और इनको फिर इन्होंने माइटोसिस के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया, माइटोसिस के बारे में इन्होंने बताया। तो याद रखिएगा मित्रों, सही है एग्जाम में पूछ दे। सही है कि माइटोसिस को किसने खोजा? सही है, माइटोसिस को किसने बताया? तो कहेंगे वाल्टर फ्लेमिंग। सही है, वाल्टर फ्लेमिंग भी कह देते हैं, वाल्टर फ्लेमिंग भी बोला जाता है कहीं कहीं। सही है, वैसे इसके नाम के अकॉर्डिंग वाल्टर फ्लेमिंग कहा जाता। सही है, तो आप इसको याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा ताकि आपको सहूलियत हो, एग्जाम में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। वैसे देखिए मैं एनिमेशन ये तैयार किया हूँ। आप देखते हैं कि यहाँ सारा ढेर सारा सेल ऐसे, ये सेल है इस तरह से, ये सेल आगे बढ़ रहा। ठीक है, और एक कंडीशन ऐसा आया कि सेल दोनों अलग हो कैसे, यहाँ पर आप देखते हैं दो सेल बना हुआ। सही, पुत्री कोशिका यहाँ से भी बनना से सेल अलग अलग हो रहा है। तो इस प्रकार ये दिखाना है। सही है, वैसे फिर से मैं बताऊं कि माइटोसिस है क्या, आप समझिएगा मित्रों। सही है, माइटोसिस सेल डिवीजन वैसा सेल डिवीजन है, समसूत्री विभाजन वैसा कोशिका का विभाजन है जिसमें देखेंगे एक सेल से दो सेल बनता है, एक सेल से दो सेल बनता है। सही है, और दोनों के दोनों सेल सर्वाइव करते हैं, दोनों के दोनों सेल जिंदा रहते हैं। सही है, किसी सेल का हरासमेंट नहीं होता है, कोशिका दोनों के दोनों सर्वाइव रहते हैं। सही है, जैसे कि मैंने एक परिभाषा लिखा, माइटोसिस क्या होता है, हिंदी में कहते हैं समसूत्री विभाजन। आप अगर देखेंगे तो कहता है माइटोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है, माइटोसिस एक वैसी कोशिका विभाजन की अवस्था है जिसमें एक सेल से दो डॉटर सेल बनता है। सही है, एक सेल है तो एक सेल से दो डॉटर सेल बनेगा, ये दो डॉटर सेल बन जाएगा। सही है, दो डॉटर सेल बन गया, एक सेल से दो डॉटर सेल बनता है और प्रत्येक डॉटर सेल में क्रोमोसोम की संख्या पेरेंट सेल के बराबर होती है। सही है, क्या कहते हैं फिर से, मतलब जो पेरेंट सेल में क्रोमोसोम की संख्या होगी, कहने का मतलब अगर हम लोग में 46 क्रोमोसोम की संख्या है मनुष्य में से, तो उनके संतान हमारे द्वारा जो उत्पन्न संतान होगा उन संतानों में भी 46 क्रोमोसोम होगा। सही है, तो मुख्यतः क्या हुआ, यह माइटोसिस डिवीजन को जो है प्रमाणित करता है। कहता यह है कि जो पेरेंट सेल में क्रोमोसोम की संख्या होगी वही क्रोमोसोम की संख्या सेम डॉटर सेल में होगी। सही है, मतलब डॉटर सेल में क्रोमोसोम की संख्या पेरेंट सेल के बराबर होगी। सही है, तो प्राय ऐसे विभाजन को हम लोग कहेंगे समसूत्री विभाजन या माइटोसिस डिवीजन कहते हैं, माइटोसिस डिवीजन कहते हैं, जिसमें एक सेल से दो सेल प्राय बन जाते हैं। आइए मैं बात करता हूँ माइटोसिस में से समसूत्री विभाजन में जो है कौन कौन सी अवस्थाएं चलती है और कौन कौन सी अवस्थाएं आती है। ठीक है, देखिएगा तो माइटोसिस सेल डिवीजन को दो प्रधान अवस्थाओं में बांटा गया है। बेसिकली मुख्य रूप से माइटोसिस को दो अवस्थाओं में बांटा गया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो पहली अवस्था है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस सही है, मैंने ये लिख दिया है, हिंदी में इसको कैरियोकाइनेसिस ही कहते हैं। सही है, वैसे यहां देखेंगे तो दूसरा है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस को भी मैंने डिफाइन कर दिया है। सही है, इसमें न्यूक्लियस का विभाजन होता है। सही है, आप देखे होंगे ये सेल है, सेल के अंदर जो ये केंद्रक होता है, तो ये जब सेल का मतलब केंद्रक का न्यूक्लियस का जब विभाजन होता है, केंद्रक जब डिवीजन कर रहा होता है, सही विभाजन कर रहा होता है, तब इस अवस्था को हम लोग कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब ही हुआ केंद्रक विभाजन करेगा, केंद्रक।
और दूसरी प्रधान जो अवस्था होगी उसको हम लोग कहते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस सही है, इसमें साइटोप्लाज्म का जो है डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्म डिवीजन करता है, सही है। अब साइटोप्लाज्म मतलब क्या हुआ, ये सेल है, सेल के बाहर में देखते हैं आप साइटोप्लाज्म होता है। तो साइटोप्लाज्म देखिएगा यहाँ से इस तरह से रचनाएं बननी शुरू हो जाती है, मतलब यहाँ से देखेंगे इस तरह से रचनाएं बनना प्रारंभ हो जाती है। तो क्या हुआ, धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि दोनों के दोनों से मतलब सट जाएगा, और सटने के बाद डायरेक्टली जो है 2 सेल बनता है, सीधे तौर पर 2 सेल बन जाएगा। तो ये हुआ, मतलब कैरियोकाइनेसिस में केंद्रक का विभाजन होगा और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का विभाजन होगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। साइटोप्लाज्म का विभाजन मतलब कोशिका द्रव का विभाजन होती है, कोशिका द्रव के विभाजन की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं साइटोकाइनेसिस, और केंद्रक के विभाजन की प्रक्रिया को हम लोग कैरियोकाइनेसिस होती है, सही है। ये दोनों के दोनों बहुत बड़े जटिल प्रोसेस हैं, और इन जटिल प्रोसेस के द्वारा हम लोग आइए देखते हैं वन बाय वन करके, सही है, कि कैरियोकाइनेसिस क्या है और दूसरा मैं साइटोकाइनेसिस क्या है, इसको भी देखते हैं, सही है। सबसे पहले मैं समझता हूं कैरियोकाइनेसिस क्या है, सही है। आप देखते हैं कि ये सेल है, ये सेल है, इन सेल में आप देखते हैं, सेल के अंदर देख रहे हैं 2 तरह से क्रोमोजोम, एक लाल क्रोमोजोम बना हुआ, सही है, लाल कलर का, रेड कलर का कर दिया हो ताकि समझने में आसानी हो, दिक्कत ना हो, सही है। और वहीं देखा जाए तो एक क्रोमोजोम जो है, मैं थोड़ा ब्लू ले लेता हूं ताकि आप जो है दिखाई पड़े आपको अच्छे से, इस तरह से जो है ये क्रोमोजोम रहता है, सही है, ये होमोलोगस क्रोमोजोम रहता है, सही है। ये फिर क्रोमोजोम आप देखेंगे तो ये क्रोमोजोम आगे बढ़ता है, सही है, ये क्रोमोजोम देख रहे हैं इस तरह से ये डिवीजन कर रहा था। सबसे पहले प्रोफेज अवस्था ना हुआ, ये प्रोफेज अवस्था सबसे पहले, और प्रोफेज की अवस्था के बाद जो है क्रोमोजोम मतलब अपने अपने इक्वेटोरियल प्लेट पर से बीच में, ये बीच वाला जो भाग होता है जिसको हम लोग मेटाफेज प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं, मैं बताता हूँ, आगे लिखा हूँ, सही है, आप देखिएगा इस तरह से ये रचना बनाकर से धीरे धीरे क्रोमोजोम इक्वेटोरियल प्लेट पर व्यवस्थित हो जाती है, और व्यवस्थित होने के बाद देखिएगा फिर से मतलब स्पिंडल फाइबर लग जाते हैं सेंट्रोमेयर के पास, यहाँ सेंट्रोमेयर रहता है, इस सेंट्रोमेयर के पास स्पिंडल फाइबर लग गया, लगने के बाद ये स्पिंडल फाइबर अपने अपने पोल पर सेंट्रियोल की मदद से खींचने लगता है, और खींच कर आप देखते हैं अगले स्टेप में ये क्रोमोजोम को अगले स्टेप में खींच रहा है, ये क्रोमोजोम को लेकर भाग गया उधर, ये क्रोमोजोम को लेकर उस पोल पर भाग गया, अपने अपने पोल पर क्रोमोजोम को लेकर भाग रहा है, सही है सब लोग, ये इधर भी क्रोमोजोम को इधर भी लेकर भाग रहा है यहाँ से। अब बीच में यहाँ से सेल साइटोकाइनेसिस भी हो रहा है, सही है, आप देखेंगे कि दोनों अपने पोल पर लेके भाग गया, सही है, और यहाँ से देखेंगे फिर केंद्रक कला बनना शुरू हो जाती है, और केंद्रक कला बनकर फिर अंदर में केंद्रक घिर जाती है। तो जो पेरेंट सेल में केंद्रक रहता है सेम वही केंद्रक जो है मतलब क्रोमोजोम की संख्या जो है डॉटर सेल में भी आ जाती है, ये दोनों डॉटर सेल बन गए जिसको हम लोग पुत्री कोशिका कहते हैं, ये डॉटर सेल है मतलब पुत्री कोशिका। तो एक सेल से चले थे और क्रोमोजोम को अपने अपने पोल पर से खींचते सही है, ऐसा कंडीशन पर ला दिए कि केंद्रक 2 बन गया, सही है, जिस अवस्था को हम लोग विविध रूप में, जैसे कि पहला अवस्था हुआ प्रोफेज, दूसरी अवस्था को हमने लिखा है ये मेटाफेज हो जाती है। अगर वही तीसरी अवस्था की बात करूं, जब केंद्रक भाग जाता पूर्णतः अपने अपने पोल पर चला जाता तो उन अवस्थाओं को हम लोग एनाफेज कहते हैं, और जब केंद्रक पूर्णतः से अपने अपने सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में गिर जाता है तब इस अवस्था को हम लोग टीलोफेज कहते हैं, सही है। तो कुल मिलाकर इन चारों अवस्था को हम लोग कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, सही है। कैरियोकाइनेसिस में केंद्रक का विभाजन होता है, और केंद्रक का विभाजन मुख्यतः प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज के अंतर्गत हो जाता है, और एक सेल से 2 सेल बन जाता है सॉरी, तो एक सेल से 2 सेल बन जाता है। बस मैं आप दिखा रहा हूं साइटोकाइनेसिस क्या होता है। अभी मैंने जिक्र किया था कि साइटोकाइनेसिस क्या है। साइटोकाइनेसिस फिर देखिए बड़े इजी वे में, सही है। साइटोकाइनेसिस ये जैसे कि एक सेल था, मैंने अभी बताया था कि जैसे एक सेल था, एक सेल के अंदर से 2 केंद्रक बन गए ना, 2 केंद्रक से ये बना हुआ। अब इन 2 केंद्रकों में से मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, कोशिका द्रव का विभाजन होगा, सही है। तो कोशिका द्रव का विभाजन होगा तो 2 इस तरह से प्रक्रिया चलेगी। तो कोशिका द्रव के विभाजन में कुछ ऐसे कंडीशन आ जाते हैं, ये दिखाया है मैंने, सही, ये आप इसके बारे में आप सोचें, ये 2 केंद्रक मतलब 2 केंद्रक बना, बीच में देख रहे हैं आप यहाँ पर ये अवस्था जो बनती है इसको हम लोग कहते हैं कॉन्टेक्टाइल क्रिएटिंग क्लीवेज या फुर्रो बन जाता, सही है, मतलब फुर्रो कहिए, सही है, फुर्रो मतलब दरार होता है, सही है, दरार बन जाती है, सही है, और दोनों के केंद्रक अलग हो गए, सही है। फिर यहाँ से देखिएगा मतलब धीरे धीरे जो है कंप्लीटेड द न्यूक्लियर इन्वेलप या मेम्ब्रेन सराउंडेड विद द कहता है डिकोंडेंसिंग एंड द क्रोमोजोम्स, मतलब क्रोमोजोम जो है धीरे धीरे क्रोमोजोम को न्यूक्लियस जो है चारों ओर से घेर लेता है, सही, और घेरने के बाद पूर्णतः देखिएगा अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसी में डेवलपमेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब रहता है, सही है, किसी में बनने लगती है, सही है। तो दोनों के दोनों यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला भाग, से इसी को हम लोग सेंट्रियोल कहते हैं। उधर भी आपको मैंने सेंट्रियोल यहाँ भी दिखाया, ये भी सेंट्रियोल है,
सेंट्रियोल अभी खत्म नहीं हुआ, दोनों पोल बन गया, खत्म हो गया। जब यहाँ से आप देखेंगे, जब यहाँ से सेल दोनों टूट कर हट जाएगा, कहने का मतलब एक सेल इधर बन गया, एक सेल इधर बन गया और बीच में केंद्र चला जाता है, सही है। तब फिर देखिएगा इस साइटोप्लाज्म के अंदर जो है मतलब सेंट्रोमेयर चलाता है, सेंट्रोमेयर के अंदर रहता है सेंट्रियोल और इसको दिखाता है। प्राय ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में मतलब एक सेल जो है वो दो भाग में डिवाइड हो गया, दो भाग में डिवीजन कर लिया, दो भाग में विभाजन करके अलग हो गया, मतलब ऐसी प्रक्रिया साइटोकाइनेसिस। इसमें साइटोप्लाज्म का जो है विभाजन होता है, कोशिका द्रव का विभाजन होता है। आइए मित्रों, मैं बात करता हूं पहला कैरियोकाइनेसिस क्या है, सही है। आप कैरियोकाइनेसिस क्या है मैंने इसको समझा, बहुत बार दिखाया, सही है। इसमें कहता है 4 अवस्थाएं होती है, कैरियोकाइनेसिस की 4 अवस्थाएं। कौन कौन? अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली अवस्था आती है जिनको हम लोग कहते हैं प्रोफेज। प्रोफेज को हिंदी में लिख दिया पूर्वावस्था, आपको दिक्कत ना हो, आप आसानी से समझ पाओ, इसके लिए मैंने लिख दिया प्रोफेज, पूर्वावस्था। अगर दूसरा देखेंगे तो मेटाफेज, जिसको हम लोग कहते हैं मध्यावस्था, मध्यावस्था आप देखेंगे मध्यावस्था। और तीसरा हो जाती है एनाफेज, जिसको हम लोग कहते हैं पश्चावस्था, पश्चावस्था। और चौथा आता है इंपॉर्टेंट टीलोफेज, सही है। टीलोफेज को ये कहते हैं हम लोग अंत्यावस्था, अंत्यावस्था। वैसे हिंदी याद रखिएगा, सही है, गड़बड़ ना करिए। अगर इसको मान लीजिए ट्रिक के रूप में याद करेंगे तो लिख लेंगे पीएम आते हैं, सही है, पीएम आते हैं, सही है, पीएम आते हैं, बस इसको याद रखिएगा। तो पी से प्रोफेज हो जाएगा, एम से मेटाफेज, ए से एनाफेज और टी से टीलोफेज हो जाएगा, सही है। तो पीएम आते हैं कोड याद रखिएगा तो आपको हो जाएगा। अगर सीक्वेंस आप बदल देंगे तो फिर गलत हो जाएगा। याद रखिएगा सबसे पहले प्रोफेज होगा, उसके बाद मेटाफेज होगा, फिर एनाफेज सेल डिवीजन करेगा, उसके बाद हम लोग टीलोफेज अवस्था में चलेंगे। सबकी हिंदी भी लिख दिया हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था होती है। अब मैं 1 बाय 1 करके बताता हूं कि प्रोफेज में क्या होता है। प्रोफेज शुरू होने से पहले सेल इंटरकाइनेसिस में जाता है, जिसको हम लोग इंटरफेज कहते हैं, सही है, ये इंटरफेज, सही है। इंटरफेज में देखेंगे क्रोमोजोम जो है, क्रोमोजोम मतलब धीरे धीरे संघनित होने लगता है, कंडेंस्ड होने लगता है, सही है। और संघनित होकर धीरे धीरे देखिएगा क्रोमेटिड बना लेता है। और क्रोमेटिड भी इतना संघनित हो जाता है कि एक के बार से क्रोमेटिड संघनित होकर डायरेक्ट क्रोमोजोम का निर्माण कर लेता है। तो कैसे करता है ये देखिए। पहले मैं बता दूं कि इंटरफेज अवस्था में होती क्या है, सही है। इसके पहले जब प्रोफेज शुरू करेंगे, प्रोफेज से पहले मैं दिखा दूं कि इंटरफेज में क्या होगी। प्रोफेज शुरू होने से पहले मैंने लिख भी दिया है, प्रोफेज शुरू होने से पहले कोशिका इंटरफेज में रहता है, सही है। और इस अवस्था में क्रोमोजोम दिखाई नहीं पड़ता है, इस अवस्था में क्रोमोजोम दिखाई नहीं पड़ता है। यह 2 समसूत्री विभाजन की बीच की अवस्था होती है। इंटरफेज को हम लोग मतलब 2 समसूत्री विभाजन की बीच की अवस्था कहते हैं, सही है, ये दिखाया था। जैसे कि अब देखिए, जैसे कि यहाँ मैंने लिखा इंटरफेज, इंटरफेज में अगर मैं पहला बात करूँ तो ये प्रोफेज हुआ। प्रोफेज मतलब इंटरफेज के बाद की जो अवस्था होगी उसको प्रोफेज कहेंगे। इसमें आपको हमने दिखाया क्रोमोजोम उतना जटिल नहीं है, सही है। ये देखिए क्रोमेटिन है या नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन, थोड़ा सा ढीला ढाला क्रोमोजोम है, सही है। जब यही क्रोमोजोम और जटिल हो जाता, मतलब इस तरह से पूरा रचना बना लेता है, सही है, तब इसको हम लोग कहते हैं क्रोमोजोम। क्रोमोजोम अभी मैंने तुरंत बोला था। और यही क्रोमोजोम के ऊपर एक प्रोटीन का लेयर बन जाए, सही है, एक प्रोटीन का लेयर बन जाए और बीच में जो है सेंट्रोमेयर हो जाए, ये बीच वाला भाग सेंट्रोमेयर कहते हैं, सही है, तब इसका नाम पड़ जाता है क्रोमेटिड्स। एक क्रोमेटिड्स इधर होता है, एक क्रोमेटिड्स इधर होता है, ये क्रोमेटिड्स, सही है, या आर्म्स भी कहते हैं, भुजा भी कहते हैं इसको हम लोग, सही है। तो ये क्रोमेटिड्स बना लेता है प्रोफेज की अवस्था में। देखिएगा आप इसको, मैं चलूँ आगे लेकर, इस वैसे ये जो भी मैंने बताया से ये इंटरफेज की विशेषता भी है, सिग्निफिकेंस भी है, से इसको भी लिया जाता है। आइए देखिए, छोटा सा मैं इसको दिखा देता हूँ, से इसके बाद फिर मैं चलूंगा अपनी दुनिया में लेके आपको, से प्रोफेज से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि पहला दिया है प्रोफेज है, प्रोफेज में कहता है क्रोमोजोम घनत्व और दिखाई देता है। प्रोफेज अवस्था में कहता है स्पिंडल फाइबर जो होता है वो सेंट्रोसोम से उभरे हुए रहता है, दिखाई पड़ता है। और अगर मैं अगली बात करूं तो परमाणु जो है मतलब लिफाफा द्वारा टूट जाता है, कहने का मतलब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है वो टूटा हुआ दिखाई पड़ता है, वो कहता है। सेंट्रोसोम विपरीत ध्रुवों पर चली जाती है, अपने अपने पोल पर सेंट्रोसोम जो है मतलब दोनों पोल पर घूमकर सेंट्रियोल की तरफ चल जाती है। अगर आप देखेंगे तो ये देख सकते हैं, इस तरह से ये माप लिया गया, रियल में आप चाहे तो इमेज इस तरह से देख सकते हैं, सही। पांचों को मैंने अवस्थाओं में दिखाया से। वैसे अगर चला जाए प्रोफेज के बाद से मेटाफेज से पहले एक प्रोमेटोफेज एक अवस्था आती है, सही, जिसमें क्रोमोजोम का घनत्व जारी रहता, क्रोमोजोम और जटिलता बढ़ती जाती है, सही। फिर आगे देखेंगे तो काइनेटोकोर दिखा गया है, सेंट्रोमायोसिस में दिखाई देती है। फिर दिया है माइटोटिक मतलब स्पिंडल फाइबर जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स या काइनेटोकोर्स में जुड़ा हुआ रहता है। काइनेटोकोर मैंने आपको बताया था कि इस तरह से संरचना होती है, सही है। इस बीच में संरचना में क्रोमेटिड रहता है और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये वाला जो भाग होता है इसी को काइनेटोकोर कहते हैं, काइनेटोकोर रहता है ये वाला भाग काइनेटोकोर। वैसे इस पूरे समूह को हम लोग कह देते हैं सेंट्रोमेयर,
सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर कहलाता है पूरे समूह को। और ये वाला भाग क्रोमेटिड कहलाता है, ये वाला भाग क्रोमेटिड, इधर ये वाला भाग क्रोमेटिड कहलाता है। चूंकि ये आप देख रहे हैं ये बाइवेलेंट स्टेज नहीं है क्रोमोजोम का, ये मतलब क्रोमोजोम का ये क्रोमोजोम का ये देखेंगे तो टेट्रावेलेंट स्टेज है। कौन सा वेलेंट? टेट्राड, सही है। टेट्राड मतलब होता है 4 क्रोमेटिड रहना, सही है। सेंट्रोमेयर के बागल 4 बल देखें 4 क्रोमेटिड रहता है। अब चलिए मैं बताता हूँ, ये प्रोफेज से प्रोमेटाफेज, इसके बाद मेटाफेज में आप देखेंगे तो आप देखिए सब सेल भी दिखाया, यहाँ से सेल के अंदर जा रहा, यहाँ से देखिए गुणसूत्र दोनों लेकर भाग रहा, अपने पोल पर शुरू करता है प्रोमेटाफेज में, मैंने ये बताया। और मेटाफेज में चलेंगे तो पूरा स्पिंडल फाइबर लग जाता है, सेंट्रियोल से पूरी तरह से स्पिंडल फाइबर लग कैसे क्रोमोजोम को अपने अपने मेटाफेज प्लेट पर, बीच वाला भाग को मेटाफेज प्लेट कहते हैं, से क्रोमोजोम रेखांकित किया जाता है और प्रत्येक में क्रोमेटिड विपरीत ध्रुवों पर अपने अपने दूरी पर बराबर फाइबर लग कर से जुड़ जाता है और खींचता है। एनाफेज अवस्था में देखिएगा, एनाफेज अवस्था में देखिए क्रोमोजोम क्या होता है, अपने अपने पोल पर खींचना शुरू कर दिया, मतलब सेंट्रोमेयर का डिवाइड हो गया। सही, सेंट्रोमेयर जो है वो 2 तरह से विभाजित, एक अपने पोल पर एक अपने पोल पर चला जाता है, सेंट्रोमेयर विभाजित होने लगती है और सेंट्रोमेयर ये 2 विभाजन में होता है। वहीं से देखेंगे तो क्रोमेटिड्स, क्रोमोजोम जिसको कहते हैं हम लोग, विपरीत ध्रुवों पर अपनी अपनी ओर खींचा जाता है और संपुटक देखेंगे स्पिंडल फाइबर सेल को बढ़ाने के लिए मतलब अपने अपने ध्रुव की ओर से क्रोमोजोम को खींच लेता है। अगर देखेंगे मतलब टीलोफेज की बात करूं तो टीलोफेज में आप देखेंगे क्रोमोजोम विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं और अपने अपने से मतलब स्पिंडल फाइबर से खुलने लगते हैं और फिर कहा जाता है परमाणु लिफाफा सामग्री क्रोमोसोम जो है वो प्रत्येक सेट से घिर जाते हैं, मतलब न्यूक्लियर एनवेलप का निर्माण शुरू हो जाता है। और फिर देखेंगे अगर मैं इसी टेलोफेज में तीसरी बात करूं तो माइटोटिक स्पिंडल फाइबर से टूट जाता है। यहाँ से देखेंगे स्पिंडल फाइबर धीरे धीरे टूट कर देखेंगे सेल दोनों का दोनों बनना शुरू हो गया, तो स्पिंडल फाइबर ध्रुवों से अपना अलग हो जाते से और अंत में देखेंगे साइटोकाइनेसिस सेल स्टेज जाता से, जिसमें अगर जानवर की कोशिका हो तो जानवर की कोशिका में देखेंगे कोशिका अलग करने के लिए मतलब साइटोकाइनेसिस में सेल में क्लीवेज होता है, दरार बनता है या फूरो बनकर साइटोसेल अलग हो जाता है। वही अगर मान लीजिए पौधा सेल की बात करूं तो पौधे सेल में देखेगा सेल प्लेट या एक नए सेल की दीवार का गठन होने लगता है, जिससे क्या होता है कोशिका दोनों के दोनों अलग हो जाते से। मैंने रियल संरचना में भी आपको दिखाया है, ये संरचना से ये मेटाफेज का है, ये फिर आप देखेंगे टेनाफेज, ये फिर टीलोफेज का है और ये सेल डिवीजन करने में मतलब 5 माइक्रोमीटर का ये लगभग इमेज को आपको दिखा है। चलिए मैं 1 बाय 1 करके बताता हूँ सेल के बारे में से। जैसे पहला हम लोग शुरू करते हैं प्रोफेज अवस्था। देखिए पहली है, पहले अगर आप देखेंगे प्रोफेज अवस्था में तो प्रोफेज अवस्था में मैंने क्या लाया, जैसे कि पहले ये सेल हुआ, इस सेल में देखेंगे ये पूरे रचना को हम लोग कहते हैं सेंट्रोसोम और ये वाला रचना जो है इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल इधर भी देखेंगे तो ये सेंट्रियोल रहता है, सेंट्रियोल पूरे समूह को सेंट्रोसोम कहते हैं, सही है। और ये मध्य में केंद्रक स्थित है, सही है। ये न्यूक्लियर जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, पूरे रचना को न्यूक्लियस आप देख रहे हैं, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लगा हुआ है, अंदर में न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमोजोम अवस्थित रहता है, सही है। अब ये क्या करता है प्रोफेज में क्या करता है, सेल दोनों का दोनों मूव करता है और मूव करने के बाद क्रोमोजोम से जुड़ेगा, धीरे धीरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होना शुरू हो जाता है, सही है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे गायब हो जाएगा और सेंट्रियोल दोनों के दोनों अपने अपने पोल पर घूम जाते हैं, सही है। अगले स्टेप में सेंट्रियोल घूम जाएंगे, सही, और दोनों पोल पर, जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया है। आप देखिएगा इसमें मेटाफेज अवस्था में आप देख रहे हैं कि ये सेंट्रियोल, ये वाला भाग सेंट्रियोल है, सही है। सेंट्रियोल इधर वाला भाग भी, इसको भी हम लोग कहते हैं सेंट्रियोल है, सही है। और ये सेंट्रियोल क्या करता है, बीच में ये सब क्रोमोजोम है, इसके अंदर बीच में आप देखते हैं सेंट्रोमेयर लगा रहता है, ये सेंट्रोमेयर यहाँ रहता है बीच में, ये क्रोमोजोम है। अब क्या करता है, मैंने लिख दिया है बीच में ये सेंट्रोमेयर रहा और ये सब जो है स्पिंडल फाइबर लगे हुए हैं, सही है। इसको भी लिख दिया हूँ, सेंट्रोसोम उसका तो है ही, सही। और बीच में देखिएगा यहाँ पर एक दीवार बन जाती है, सही। इस दीवार को ये हम लोग कहते हैं मेटाफेज प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं हम लोग, सही, इक्वेटोरियल प्लेट, सही। तो ये दोनों के दोनों बन जाते हैं और दोनों के दोनों बनने के बाद से धीरे धीरे जो है मतलब अपने अपने पोल की ओर क्रोमोजोम सहित खींचेगा, सही है। मतलब सेल पहले प्रोफेज, मेटाफेज के बाद देखिएगा सेल चला जाएगा अगला अवस्था में जिसका नाम है एनाफेज। अब देखिए सेल एनाफेज अवस्था में जा रही है, तो एनाफेज अवस्था में सेल क्या करता है, एनाफेज अवस्था में सेल देखिएगा धीरे धीरे स्पिंडल फाइबर जो है वो गायब होने लगता है, सही है। अब मैं थोड़ा सा ये बता दूं, सही है। आप देखेंगे तो इसके अंदर सेंट्रियोल में दिखा रहा हूँ, सही है। ये वाला भाग देखेंगे तो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल समझिएगा, और इधर वाला भाग सेंट्रियोल होता है, ये वाला भाग भी सेंट्रियोल है। और इस सेंट्रियोल में देखेंगे स्पिंडल फाइबर ये दोनों साइड से लगता है, ऐसी रचना रहती है, ठीक है।
इसी में आप देखेंगे इस तरह से ये रचना काम करता है। मतलब ये हो गया कंप्लीट स्पिंडल फाइबर, इसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर रहता है यहाँ पर। अगर यहाँ मैं बात करूँ इसकी सही है, तो आप देखेंगे ये जो होता है इसको कहते हैं इनकम्प्लीट स्पिंडल फाइबर। इनकम्प्लीट स्पिंडल फाइबर बनता है यहाँ वाला, सही है। और दोनों के दोनों अपने अपने पोल पर जो है मैंने अपने अपने ध्रुवों को लेकर से दोनों के दोनों अलग हो जाएंगे। तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट स्पिंडल फाइबर आता है, मैं उसी के ऊपर यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ। सही, बीच में ये वाला भाग देख रहे हैं आप, इसको आप सेंट्रोसोम ना कहें, सही है, सेंट्रोमेयर नहीं, सेंट्रियोल है ये, सही है, सेंट्रियोल ये RIOL है, सही है, सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल, इधर वाला भाग भी सेंट्रियोल, ये बीच में सेंट्रोमेयर रहता है, यहाँ वाला भाग आप देखिएगा ये सेंट्रोमेयर है। सेंट्रोमेयर क्या करता है, मतलब कुछ सेंट्रोमेयर ये लिया क्रोमोजोम और कुछ सेंट्रोमेयर जो है ये क्रोमोजोम लिया, दोनों सेंट्रोमेयर को चीरते हुए, सही है, इक्वेटोरियल प्लेट से दोनों क्रोमोजोम सेंट्रोमेयर को चीरते हुए, सही है, ऊपर अपने अपने पोल पर खींचने लगता है, अपना पोल मतलब सेंट्रियोल की तरफ खींचने लगता है, सही है। स्पिंडल फाइबर धीरे धीरे छोटा होने लगता है, सही है, स्पिंडल फाइबर धीरे धीरे छोटा होने लगता है, सही है। देखिएगा इधर का भी स्पिंडल फाइबर और उधर का भी स्पिंडल फाइबर धीरे धीरे छोटा होने लगता है, सही है। तो एक समय ऐसा आता है, मतलब एनाफेज के बाद जो है सेल धीरे धीरे मतलब टीलोफेज की अवस्था में जाता है, सही है। तो टीलोफेज अवस्था में अगर आप बात करूं यहाँ पर देखूं तो टीलोफेज अवस्था में देखते हैं जब ये दोनों सेल जब अलग अलग हो जाएगा तो कंडीशन कुछ इस तरह से होगा, सही है। आप देखेंगे 2 सेल केंद्रक बन जाएगा, सही है, जिसमें आप देख रहे हैं इसके अंदर जो है मतलब ये ढेर सारा नेटवर्क ऑफ क्रोमोजोम बना हुआ है। ये नेटवर्क ऑफ क्रोमोजोम जिसको हम लोग गुणसूत्र भी कहते हैं हिंदी में, ये बन जाता है, सही है, नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन। और दोनों के दोनों सेल जो है वो अलग हो जाते हैं। अब धीरे धीरे जो है मतलब इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का निर्माण भी शुरू हो जाता है, अंदर में क्रोमोजोम भी बढ़ जाता है, न्यूक्लियर इन्वेलप भी उसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कहा जाता है, दोनों का दोनों बन गया, सही है। अभी सेल के अंदर से सेल के अंदर जो है मतलब कैरियोकाइनेसिस की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है टेलोफेज में। सेल के अंदर कैरियोकाइनेसिस की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है टीलोफेज अवस्था में से, और टीलोफेज के बाद अवस्था चली जाती है, सही है। अब साइटोप्लाज्म का विभाजन करना जिसको हम लोग कहते हैं साइटोकाइनेसिस। चलते हैं आगे से मित्रों, समझ रहे होंगे, सही है। मैं आगे बढ़ता हूं, आपको दिखाता हूं साइटोकाइनेसिस क्या है, सही है। साइटोकाइनेसिस को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है बीच में, फिर उसको दिखा देता हूं एक साथ से आप समझ लेंगे। सबसे पहले मैंने बताया था कि इंटरफेज आती है, सही है। इंटरफेज में आप देख रहे हैं, सही है, ये बीच में न्यूक्लियोलस बना हुआ है एक जाल से, इसमें देखिएगा अंदर में ढेर क्रोमेटिन है, और ये वाला जो रचना है इसी को हम लोग कहते हैं सेंट्रोसोम। और सेंट्रोसोम के अंदर ये 2 दानेदार संरचना रहती है जिसको हम लोग सेंट्रियोल कहते हैं, सही है, सेंट्रियोल रहता है। ये मध्य में अवस्थित रहता है यहाँ पर, ये देख रहे हैं, ये वाला भाग सेंट्रियोल कहलाता है, सेंट्रियोल है, और ये स्पिंडल फाइबर जुड़ता है। तो दैट द न्यूक्लियस एंड दैट द न्यूक्लियर इन्वेलप्स आर द डिस्ट्रिक्ट एंड दैट द क्रोमोजोम आर इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड लाइक क्रोमेटिन, से मतलब क्रोमोजोम जो है वो धागे की तरह उलझा हुआ संरचना दिखाई पड़ता है। आप आराम से देख सकते हैं इंटरफेज सेल डिवीजन अवस्था में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्राय ऐसे अवस्था को हम लोग इंटरफेज कहते हैं, सही। इसके बाद इंटरफेज की अवस्था बाद मैंने अभी तुरंत बोला था कि सेल प्रोफेज अवस्था में जाएगा, और प्रोफेज अवस्था में क्या करता है, द क्रोमोजोम अपीयर द कंडेंस्ड, मतलब क्रोमोजोम धीरे धीरे से बाइवेलेंट स्टेज में आता है, फिर टेट्रावेलेंट स्टेज में जाता है। क्रोमोजोम को आप अच्छे से देख सकते हैं, जैसे कि यह एक्स संरचना आपको दिखा रहा हूं, मैं इसमें नहीं करूंगा, फिर दिखाई आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो क्रोमोजोम प्रोफेज में इस तरह से बना लेता से। अगर मेटाफेज में हम लोग चले जाए तो मेटाफेज में देखेंगे थिक कॉइल क्रोमोजोम ईच विथ द 2 क्रोमेटिड्स आर द लाइनेड बाय द अपन द मेटाफेज प्लेट्स, मतलब क्रोमोजोम दोनों के दोनों मेटाफेज प्लेट पर व्यवस्थित हो जाती है, सही है। और क्रोमोजोम पहले से और मोटा हो जाता, सक्रिय हो जाता, काफी एक्टिव हो जाता, जैसे कि इसमें दिखाया हूं। और ये वाला रचना जो है ये स्पिंडल फाइबर, ये जुड़ने का काम करेगा, ये स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर दोनों का दोनों जुड़ेगा, सही है। अब स्पिंडल फाइबर जुड़ने के बाद चल जाता है सेल एनाफेज अवस्था में। मैं शॉर्टकट समरी दिखा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। द क्रोमेटिड्स ऑफ द ईच क्रोमोजोम्स हैव सेपरेटिंग एंड दैट आर द मूविंग टुवर्ड्स द पोल्स, अपने अपने पोल्स पर क्रोमोजोम मूव करने लगता है, गति करने लगता है। ये आप देख रहे हैं क्रोमोजोम इस पोल पर भाग रहा है, इधर वाला क्रोमोजोम इस सेंट्रियोल पोल पर भाग रहा है, ठीक है। तब आती है सेल टीलोफेज अवस्था में, जिसको हम लोग टीलोफेज अवस्था में देखिएगा द क्रोमोजोम आर द पोल्स एंड दैट आर द बिकमिंग द मोर डिफ्यूजन, that the nuclear envelope is the reforming and that cytoplasm may be dividing, ठीक है। मतलब न्यूक्लियर इन्वेलप जो है केंद्रक का जो झिल्ली है वो बनना शुरू हो जाता है, सही है। और केंद्रक झिल्ली बनने के बाद देखिएगा साइटोप्लाज्म का विभाजन भी शुरू हो जाता है, साइटोकाइनेसिस में सेल स्टेज में चला जाता है। जैसे कि यहाँ से आप देख रहे हैं केंद्रक भागा तो फिर ये साइटोप्लाज्म जो है डिवीजन होगा, ये अंदर में ये सेंट्रियोल है, दोनों पोल पर क्रोमोजोम अवस्थित होकर सेल चला जाता है लास्टली अवस्था में, जिसको हम लोग कहते हैं साइटोकाइनेसिस। डिवीजन इनटू द 2 आउटर सेल्स
इज द कंप्लीटेड, सही है, मतलब दोनों सेल डिवीजन जो है डॉटर सेल दोनों का दोनों बन गया से, जिसको हम लोग न्यूक्लियाई भी कहते हैं, सही है। इस प्रकार मतलब न्यूक्लियाई द्वारा होते हुए से दो डॉटर सेल का निर्माण हो जाता है। इस तरह से ये दो डॉटर सेल बन जाते हैं, सही है। इसको मैंने एक मतलब एक छोटे से रूप में दिखाया से ताकि आपको आसानी हो समझ जाइए। मैं चलता हूं लेकर से, आपको बताया था साइटोकाइनेसिस से सेल की पहली अवस्था कैरियोकाइनेसिस खत्म किया। अब मैं साइटोकाइनेसिस में चलता हूं। साइटोकाइनेसिस में दिखाता हूं आपको कि सेल किस तरह से काम करता है। वैसे दोनों चीज में लाया हूं, आप इसको देखेंगे तो आप समझ गए होंगे स्ट्रक्चर ये प्लांट सेल का है, ये प्लांट सेल, और इसको अगर आप देख के समझ गए होंगे तो ये एनिमल सेल है। एनिमल सेल का डिवीजन किस तरह से होता है और प्लांट सेल का डिवीजन किस तरह से करता है, सेम ही रहता है। साइटोकाइनेसिस में एनिमल सेल में क्या होता है, अभी बताया था, एनिमल सेल में ये सेल मेम्ब्रेन बन गया, यहाँ से क्लीवेज होना प्रारंभ होता है। क्लीवेज मतलब दरार के से कॉन्टेक्टाइल रिंग बनना से बीच में ये देखिएगा दोनों के दोनों पोल से भागने लगते हैं। अभी पेरेंट सेल बना हुआ से पेरेंट सेल, अब यहाँ से देखिएगा बीच में ये फुर्रो होगा, दोनों का दोनों सेल अलग इस तरह से। अब यहाँ देखिएगा मतलब पूर्णतः एक दो डॉटर सेल बन गया, सही है, दो डॉटर सेल बन के सही है काम खत्म हो गया, सही है। मतलब इस अवस्था को हम लोग कहते हैं टीलोफेज। इधर जाएंगे तो ये अवस्था साइटोकाइनेसिस कहलाता है। अ कॉन्टेक्टाइल रिंग ऑफ द एक्टिन द फिलामेंट फॉर्म ऑफ एट दैट द सेल सेंटर, और इसमें से देखा जाए तो दैट द फिलामेंट्स कंस्ट्रिक्ट द फॉर्मिंग एट द क्लीविंग द फुर्रो, सही है। मतलब साइटोप्लाज्म जो है वो फुर्रो क्लीवेज करना शुरू कर देता, सही है, फिर से अवस्था चली जाती है। और साइटोकाइनेसिस में दैट फुर्रो मीट्स टू द फॉर्मिंग द टू डॉटर सेल, सही है, फुर्रो बनने के बाद दो डॉटर सेल बन जाती है, और इस प्रकार साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है एनिमल सेल में। एनिमल सेल में अब मैं बात करता हूं, ये एनिमल सेल की मैं बात किया, अब मैं बात करता हूं प्लांट सेल की, सही है। प्लांट सेल की कोशिका थोड़ा सा देखेंगे आप अलग से, गोला ये एनिमल सेल का होता है, ये थोड़ा सा चौड़ा मतलब स्ट्रक्चर में रहता है, आप उसको देख सकते हैं। जैसे कि ये ऊपर में सेल वाल रहता है, मोटा वाला लेयर सेल वाल से, इसके अंदर देखेंगे एक हरा सा पतला सा लेयर रहता है जिसको हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, सही है, सेल मेम्ब्रेन। अंदर में ये गोल्जी वेसिकल्स वगैरह रहते हैं, सही है। ये पेरेंट सेल हुआ, पेरेंट सेल में सेल प्लेट बनता है, ये बीच वाला जो रचना होता है इसी को हम लोग कहते हैं सेल प्लेट। ये देखिए यहाँ लिखा हो सेल प्लेट, सेल प्लेट ये बनने लगती है, ये बीच वाला भाग को सेल प्लेट, और ये बीच में जो है केंद्रक, दोनों के दोनों धीरे धीरे सेल प्लेट पूरे में फैल जाता है और पूरी तरह से घेर लेता है, सही है। और इधर से ये इधर से एक सेल बन जाता है, मतलब ये दो डॉटर सेल बन जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं, मतलब आप देखेंगे तो ये सेम कंडीशन हो जाता है प्लांट सेल में। वैसे ये प्लांट सेल में आपको मैंने दिखाया दोनों अवस्था टीलोफेज है, द गोल्जी वेसिकल्स accumulates at the metaphase plates, and second is that the cell plates formations are the मतलब that the vesicles fuse from the cell plates, वेसिकल्स जो है और फ्यूज जो है प्लेट जो है और बड़ा होने लगता है और लंबा होता है, एंड साइटोकाइनेसिस द सेल प्लेट्स फ्यूजेस विद द सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल्स एंड फॉर्मिंग द टू डॉटर, मतलब सेल प्लेट्स धीरे धीरे सेल वॉल से जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद दो मतलब प्लेट बन जाता है और दो प्लेट के बाद मतलब डिवाइड हो जाता है सेल से, दो सेल बना लेता है जिसको हम लोग साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो इस तरह से जो है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, सही है। वैसे यहाँ मैं अगर बात करूँ आपको दिखाऊं तो प्लांट सेल एनिमल सेल में आपको ये चौड़ा वाला इधर भी देखेंगे सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम इधर भी रहता है, यहाँ पर रचना सेंट्रोसोम रहता है, अंदर में सेल में दोनों में साइटोप्लाज्म भरे रहते हैं, एनिमल सेल प्लांट सेल दोनों में दिखा रहा हूँ, देखिए ध्यान से। और बीच में ये न्यूक्लियस केंद्रक रहता है, यहाँ भी केंद्रक और यहाँ भी केंद्रक रहता है। आप यहाँ देखेंगे तो मतलब ये सेल वाल इसमें रहता है, एनिमल सेल में सेल वाल नहीं रहता, दोनों का दोनों सेल देखिए अंदर में क्रोमोजोम के द्वारा बंधेगा। यहाँ पर भी देखिए सेल का अंदर क्रोमोजोम, यहाँ भी देखिए यहाँ पर सेंट्रोमेयर है, दोनों का दोनों अपने अपने पोल पर जा रहा है। यहाँ भी देखिए एनिमल सेल में दोनों का दोनों अपने अपने पोल पर क्रोमोजोम को, ये बड़ा क्रोमोजोम को लेकर भाग रहा है। यहाँ से आप देखेंगे कुछ इस कंडीशन से क्रोमोजोम मतलब ये प्रोफेज, ये मेटाफेज, फिर एनाफेज, आप देख रहे हैं टीलोफेज अवस्था में पूरी तरह से सेल एकदम मतलब कंस्ट्रिक्ट हो गया और यहाँ आकर दो डॉटर सेल बन गया, दो डॉटर सेल बन गया एनिमल सेल में। वही प्लांट सेल की बात करूं तो प्लांट सेल में भी सेम वही कंडीशन है, आप देख रहे हैं दोनों का दोनों पोल पर अपने अपने पोल पर से क्रोमोजोम को लिया खींचा, प्लांट सेल में एनिमल सेल में सेम। अब यहाँ से देखिए दो के दो केंद्रक बन गए से, अब यहाँ आते आते दोनों का दोनों सेल जो है अलग हो गया, मतलब डॉटर सेल का निर्माण हो गया। तो सेम प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी जो है यही कंडीशन होता है और इस प्रकार जो है माइटोसिस की दोनों अवस्थाएं जो है पूर्ण हो जाती है, एक कैरियोकाइनेसिस दूसरा होती है साइटोकाइनेसिस। चलिए मित्रों, मैं लास्ट में आपके लिए क्या लाया हूँ से बहुत महत्वपूर्ण चीजें, बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही खास चीजें से जो मैं आपके लिए बताया हूँ, जिसमें हम लोग कहते हैं इसको सिग्निफिकेंस, सही है, महत्व। मतलब ये हुआ कि माइटोसिस सेल डिवीजन का महत्व क्या होता है, क्या महत्व है, सही, मतलब इसमें देखिएगा ग्रोथ होता है, सही है, ग्रोथ मतलब होता है वृद्धि, कोशिकाओं की देखिएगा, कोशिकाओं का देखिएगा तो वृद्धि बहुत ज्यादा होती है, सही, सेल डिवीजन करता है तो इस माइटोसिस डिवीजन में इसके द्वारा जो है इसके द्वारा हीलिंग होती है। हीलिंग मतलब होता है घाव का भरना, कहीं अगर मान लीजिए शरीर में घाव हो जाए तो घाव में से
सेल डिवीजन के माध्यम से अपना घाव जो हीलिंग पॉइंट को भर लेता है सही आसानी से। तो मैंने लिख भी दिया हूँ, घाव का भरना हीलिंग होता है और रिपेयरिंग भी करता है, मतलब मरम्मत कर लेता है। कोशिका अगर टूट फूट जाए, सेल टूट फूट जाए तो उन टूटे फूटे सेलों की मरम्मत कर लेता है माइटोसिस डिवीजन द्वारा, इसलिए यह माइटोसिस डिवीजन सेल की मरम्मत भी कर लेता है। अगर तीसरा मैं बात करूं तो तीसरा यह देखिएगा सोमेटिक तथा जर्म सेल दोनों में होता है। माइटोसिस डिवीजन से सोमेटिक सेल में भी होता है और जर्म सेल में भी होता है। मैंने बताया था सोमेटिक सेल जो है, सोमेटिक सेल को हम लोग कहते हैं कायिक कोशिका हिंदी में, और जर्म सेल को हम लोग कहते हैं मतलब जनन कोशिका। देखिएगा तो सोमेटिक सेल जो होता है वो पूरे शरीर में हुआ करता है, वैसे माइटोसिस डिवीजन पूरे शरीर में होता है सही। सोमेटिक सेल का जो काम है सिर्फ वो शारीरिक कायिक कोशिका को बढ़ाना, और जर्म सेल का काम है जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स को प्रोड्यूस करना, बढ़ाना सही है। जर्मिनल एपिथेलियम सेल जैसे कि मान लीजिए अगर लड़का है तो उसमें स्पर्म बनेगा, तो जर्मिनल एपिथेलियम सेल के द्वारा जो है स्पर्म टेस्टिस में बना लेता है सही है। अगर मान लीजिए वहीं लड़की होगी तो लड़की में से अंडाणु बनती जिसको ओवम कहते हैं, तो ओवम के अंदर भी अगर मतलब ओवम अगर देखा जाए, ओवेरी का अगर एलएस किया जाए या टीएस किया जाए तो आप बाहरी लेयर जो होता है वो जर्मिनल एपिथेलियम की बनी होती है, टिश्यू की, और उसी जर्मिनल एपिथेलियम में देखिएगा एक एग एक्टिवेट हो जाता है। तो उस जर्मिनल एपिथेलियम में जो है मतलब जो सेल काम करता है उसको हम लोग कहते हैं जर्मिनल मतलब जर्म सेल सही है। तो दो सेल होता है, एक सोमेटिक सेल हुआ, एक जर्म सेल हुआ। सोमेटिक सेल पूरे शरीर में सेल डिवीजन करता है और जर्म सेल का सिर्फ काम है मतलब जनन कोशिकाओं में सेल का डिवीजन करना, जनन कोशिकाओं में सिर्फ सेल का डिवीजन करना, और मतलब लड़कियों में ओवम बनाना चाहिए और लड़कों में स्पर्म बनाना चाहिए, ये काम किया जाता है। शुक्राणु और अंडाणु बनाने का काम करता है। तो ये हुआ सोमेटिक सेल और ये हुआ जर्म सेल, इनमें जो है मतलब ये माइटोसिस डिवीजन होता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको इसको याद रखिएगा अच्छे से, 4 नंबर मैं बता रहा हूं आपको, सबसे महत्वपूर्ण आप ध्यान रखिएगा सही है। आपको पूछ सकता है कि माइटोसिस डिवीजन कब होता है सही है, तब कहिएगा माइटोसिस डिवीजन एक लाइन में जब आरएनए की संख्या अधिक हो जाए, आरएनए की संख्या, आरएनए जो है अधिक हो जाए डीएनए से, तो हमारे शरीर में जो है माइटोसिस डिवीजन होता है। बहुत महत्वपूर्ण चाहिए, आरएनए की संख्या अधिक हो जाए मतलब डीएनए से, तो शरीर में माइटोसिस डिवीजन हो जाता है। वैसे क्वेश्चन पूछ देता कि अगर मान लीजिए आपको पूछना चाहिए, कह देगा कि माइटोसिस डिवीजन कब होता है से, तो कह दीजिएगा सिंपल वे में से माइटोसिस डिवीजन तब होगा जब आरएनए की जो अमाउंट होती है वो अधिक हो जाए बनिस्पत डीएनए के, तो हमारे शरीर में माइटोसिस डिवीजन शुरू हो जाता है। ये मैंने लिखा है, इसको थोड़ा याद रखिएगा। और 5वां नंबर सबसे महत्वपूर्ण, एक सेल से 2 सेल में बनता है, एक सेल से 2 सेल बनता है और प्रत्येक सेल में आप देखेंगे तो क्रोमोसोम की संख्या बराबर होती है, प्रत्येक सेल में क्रोमोसोम की संख्या बराबर होती है। यह सबसे बड़ी विशेषता है माइटोसिस सेल डिवीजन में, बहुत बड़ी विशेषता है कि जो माता पिता का सेल जिस तरह से था से, मान लीजिए 46 गुणसूत्र माता पिता में था क्रोमोसोम, तो संतानों में भी 46 गुणसूत्र ही जाता है। ये सबसे बड़ी विशेषता होती है किसकी, मतलब माइटोसिस डिवीजन की ये सबसे बड़ी विशेषता होती है, इसको ध्यान रखिएगा सही है। तो मैंने ये बताया आपको सही है, इस तरह से ये काम करता है। वैसे सही है, फिर से मैं आपको कहना चाहता हूँ सही, मैंने बहुत मेहनत करके सही ये वीडियो बनाता हूँ, हर एक टॉपिक्स पर आपको समझाया हूँ सही है। कहीं से भी अगर कोई दिक्कत हो, एनीवे छूट गया हो सही, दिक्कत हुआ हो, वैसे कहीं दिक्कत ही नहीं होगी सही अगर आप अच्छे से वीडियो को देखेंगे सही, शुरू से अंत तक वीडियो को देखें ताकि आप आसानी से समझ पाएँ। बहुत ईजी भाषा में शुरू से मैं मतलब एकदम हिस्ट्री से लेके से माइटोसिस कहाँ से आया, क्या हुआ, खोजा गया कौन से, वहाँ से लेके पूरे अंत तक बताया हूँ से। बारीकी से देखें, वीडियो को स्किप ना करें से, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। स्किप करेंगे तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे से, क्योंकि बहुत ही मतलब हार्ड पोर्शन है, लेकिन समझना बहुत ईजी है, कोई भारी चीज़ नहीं है सही है। मैं फिर से पुनः एक बार कहना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट हों से, जो भी इस YouTube चैनल के माध्यम से जुड़े हों, जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हों से, कृपया आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं ताकि आने वाला नोटिफिकेशन जो है वो आपके तक पहुंचे। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें साथ साथ सही, अच्छा लगे तो लाइक भी करें सही, और अच्छा लगे तो सही, और अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलें सही, और ज़्यादा से ज़्यादा सही अपने इस माध्यम से YouTube चैनल के माध्यम से आपसे ज्ञान अर्जित करें और लोगों को भी जुड़ने का काम करें सही। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज इसका देना नहीं पड़ता सही। फिर से मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आप इस तरह से हमारे साथ बने रहते हैं। थैंक यू सो मच, वेलकम, थैंक यू सो मच, बाय।